जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि आपके सेशन नहीं चल रहे होंगे लास्ट के तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आज का चौथा सेशन है बेटा, है ना? फोर्थ है ये, मैं हटा दूं। ये ऑप्टिक्स का फोर्थ सेशन है और आज मैं इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चार सेशन के अंदर ये हमारा खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन मैं 100% आज आपको फिनिश कर दूंगा विद क्वेश्चंस। कल इस चैप्टर की डीपीपी आपको मिल जाएंगी, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन एक साथ ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कल इस चैप्टर की डीपीपीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है? चलो देखो, जो आपकी वीडियोस नहीं चल रही हैं, है ना, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, काम चल रहा है बेटा इस पर। 4 से 5 दिन लग सकते हैं हार्डली, है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं ना, फिर पढ़ाई करते हैं अपनी। चलो देखो, ऑप्टिक्स का जो पार्ट 4 है, यहां हम लीनियर मैग्निफिकेशन सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूं। रेखीय आवर्धन क्षमता, इसको हिंदी में कहा जाता है रेखीय आवर्धन क्षमता, लीनियर मैग्निफिकेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने प्लेन बर की कंडीशंस को बढ़िया से सीखा था और कॉनकेव कॉन्वेक्स यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, वक्र सतह से परावर्तन, ये सब क्लियर कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर माने रेखीय, यानी रेखीय आवर्धन क्षमता, ठीक है बेटा? और लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन क्षमता को बेटा हम एम से डिनोट करते हैं, एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एम से इसको दर्शाया जाता है। क्या होता है हालांकि लीनियर मैग्निफिकेशन दो तरीके का होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन वो हमें उन सब चीजों पर नहीं जाना। हमें अपने एग्जाम की टू द पॉइंट बात करनी है ना, अपने एग्जाम के लिए बात करनी है, अपने एग्जाम से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है, ठीक है? देखो, जो मैग्निफिकेशन है वो होता क्या है बेसिकली, कहते किसे हैं बेटा? देखो, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। जहां पर बेटा ये जो आई है ना, ये क्या है? ये ओ और आई क्या है बेटा? ओ तो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ओ क्या है? वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। ये आई क्या बेटा? वस्तु यानी इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ इमेज। इमेज माने बेटा हिंदी में क्या होता है? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इमेज को? प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वस्तु। यहां पर जो v है बेटा वो क्या है? मैंने पढ़ाया था कल इससे पहले सेशन में कि v या u यानी जो जितनी भी डिस्टेंस होती है, जितनी भी दूरियां होती हैं, वो हमेशा पोल यानी ध्रुव से मापी जाती हैं। तो b बेटा क्या है? इमेज डिस्टेंस, है ना? क्या है? इमेज डिस्टेंस। और ये यानी इमेज प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब जो दूरी है इमेज डिस्टेंस, ये हमेशा डिस्टेंस कहां से मापी जाती है? फ्रॉम पोल, ध्रुव से। u क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। कहां से मापी जाती है? हमेशा पोल से मापी जाती है। डिस्टेंसेस जितनी भी होती हैं इस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है? क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये ध्यान रखना, माइनस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है? अब नोट डाल के एक चीज मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। पढ़ाया क्या था ये? आप एक बात बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था आपको साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रपाटी के नियम में, कि बताइए बेटा रियल इमेज के लिए मुझे जवाब दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। बताइए मैंने क्या पढ़ाया था आपको? v रियल इमेज के लिए क्या होगा, जल्दी बताइए? v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताइए रियल इमेज के लिए।
फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, और वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा। वर्चुअल माने आभासी या काल्पनिक, इमेजिनरी है ना, आभासी प्रतिबिंब, और रियल माने वास्तविक प्रतिबिंब। बताओ बेटा क्या होगा, बोलो। अच्छा, रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव, पढ़ाया था ना आपको, याद करो क्या कंसेप्ट बताया था मेरे बेटे, मैंने कंसेप्ट बताया था कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा कहां बनती है, ये कनकेव मिरर है, याद करो कहां बनती है, इस साइड मिरर से पीछे की तरफ, और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाती है, और जिस डायरेक्शन में जा रही है इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो इमेज तो इधर बनती है, और रियल इमेज हमेशा इधर बनती है, इधर की तरफ, तो इधर लेंगे आप इसके अपोजिट तो माइनस, याद है आपको, सब पढ़ाया था मैंने। तो बेटा रियल इमेज के लिए वी कैसा होता है, वी नेगेटिव होता है, और वर्चुअल के लिए वी कैसा होता है, पॉजिटिव, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं अगर आपसे पूछूं कि बताइए रियल इमेज के लिए एम कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बताओ एम कैसा होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, और वर्चुअल आभासी के लिए एम कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, सिंपल सा है, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, हमने इस पर चर्चाएं करी हैं, बोलो हाँ कि ना, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा कहां रखा जा रहा होगा, इधर की तरफ, वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कनकेव अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, ठीक है। तो बताओ एम क्या होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं रियल इमेज की बात करूं तो देखो वी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और यू भी नेगेटिव होता है, तो एम नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, एम क्या होगा, नेगेटिव रियल के लिए। लेकिन वर्चुअल की बात करते हैं, वर्चुअल के लिए देखो वी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यू कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, एम पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए, सीधी सी बात है। तो आपको कहानी पता लगी कि सर वर्चुअल के लिए जो एम होगा वो भी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव तो एम भी पॉजिटिव, और सर रियल इमेज के लिए एम क्या होगा, नेगेटिव, बोलो हाँ कि ना, ये बात पता लगी कि नहीं, ठीक, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आप देख सकते हो रियल के लिए बात करो वी नेगेटिव और यू नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव खत्म, बचा नेगेटिव, तो हमने एम भी नेगेटिव। वर्चुअल के लिए वी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम, नोट डाल के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाल के बेटा। मैग्निफिकेशन के एक दो फॉर्मूले हैं, वो देखो क्या होते हैं, वो आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देंगे, मतलब मैं बोल सकता हूं ये टाइम सेविंग फॉर्मूला है, आपके जो क्वेश्चन होंगे ना उनको आसान बना देंगे, बहुत कम समय में टैकल कर लेंगे। जैसे एक सवाल लाया हूं मैं, इस सवाल को हम करेंगे तो इससे आप आइडिया लगाएंगे इसको यूज कैसे किया जाएगा, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये यूज कब होगा कैसे होगा वो सब बताऊंगा। फॉर्मूला बेटा एफ अपॉन एफ माइनस यू और एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है वो देखो, ये फॉर्मूला ये कहता है कि जब सवाल में, पहला ये है, ये जब सवाल में एफ दे रखा हो और यू दे रखा हो, एम निकलवा रहा हो, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, एम बराबर एफ ऑन एफ माइनस यू, ठीक है। जब सवाल में एफ दे रखा हो, यू नहीं वी दे रखा हो, तो एम निकलवा रहा हो, तो ये यूज करेंगे एफ माइनस बी अपॉन एफ। आया कहां से, अगर ये वैसे, हालांकि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं जानना कि सर आया कहां से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, दर्पण सूत्र, यही तो बताया था, बोलो हाँ के ना, दर्पण सूत्र यही तो बताया था। एक काम करो, u का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी कर दो, देखो ये क्या बन गया, u अपॉन वी बन गया, प्लस u अपॉन यू वन हो गया, और u अपॉन एफ हो गया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। अब एक काम करो, u अपॉन वी को इधर लेके चले जाओ, इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस यू अपॉन एफ बराबर ये u अपॉन बी आ जाएगा माइनस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, हमें पता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है, इसको उल्टा कर दो,
u अपॉन वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम, तो इसको उल्टा कर दो ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो f माइनस यू अपॉन एफ बराबर माइनस यू अपॉन वी हो जाएगा ना। अब इसको उल्टा कर दो, तो ये उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा v अपॉन यू माइनस का बराबर f अपॉन एफ माइनस यू, f अपॉन एफ माइनस यू, और ये क्या कहलाता है m, m बराबर f अपॉन एफ माइनस यू। देखो आ गया कि नहीं आ गया। और जब आपको ये रिजल्ट चाहिए तो एक काम करो, u की जगह v का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको वो रिजल्ट मिल के आ जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो ये सब, ये आपको जरूरत नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा बताया फील लेने के लिए, आया कहां से, आपको जरूरत इस चीज की नहीं है, आपको रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, आगे बेटा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। पहली बात, जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। ठीक है, तो यूज्ड साइन कन्वेंशन वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स, जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, यूज्ड साइन कन्वेंशन, चिन्ह परपाटी नियम को आपको यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस फॉर्मूले को बेटा मैं टाइम सेविंग फॉर्मूला कहता हूं, समय बचाने वाला, टाइम सेविंग फॉर्मूला। बोलो हाँ के ना। बोलो क्लियर है, इतनी बात है क्लियर है। अब इसका यूज कैसे होगा वो समझते हैं। सवाल को देखो, देखो ये सवाल इंग्लिश में है, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना। सवाल, एक खड़ी हुई वस्तु ध्रुव से, अच्छा हिंदी में भी है, ठीक है ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई ना। पढ़ो सवाल को, सवाल बोल क्या रहा है, बताओ सवाल क्या बोल रहा है। बताओ। देखो आप लोग जब पढ़ेंगे नहीं, बार बार यही कमेंट करते रहेंगे कि सर मैं क्या करूं, कैसे काम चलेगा सर, नोट्स कैसे बनाऊं, ये सब मैंने पहली वीडियो में बनाए बताए बेटा सब कुछ। और अब क्लास के जब पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट, क्वेश्चंस करा रहे हैं, तब आपको याद आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाए। कैसे बनाएंगे आप, पीडीएफ आपके पास पहुंचेगा, आप नोट्स बनाइए, उससे जरूरत लग रही तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। पहली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कराऊं मैं सब, तो किसको टाइम दोगे तभी चीजें समझ में आएंगी ना बेटा। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ लिया। अब इस सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा, एक तो जो आप नॉर्मल तरीके से करते हैं वो, और एक जहां टाइम बचेगा वो ऐसे में मैं करूंगा। तो ध्यान, दोनों को देखना ध्यान से, ये ऐसा सवाल उस तरीके से मैं करना है जिससे हमारा टाइम बच जाए। एक खड़ी हुई वस्तु ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब मैग्निफिकेशन आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, an extended object is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror, अवतल दर्पण है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, फाइंड द लेटर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। अब आप देखो सवाल के अंदर आपको u दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डेटा क्या गिवन है सवाल में। अब देखना, पहले मैं आपके तरीके की तरह करूंगा जैसे आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बेटा u कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव। आर कितना दे रखा है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, अब कनकेव है तो वो भी नेगेटिव। ठीक है, अगर एफ निकालोगे यहां से तो एफ क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस का 10 निकल के आएगा सीधा सीधा। तो मैं यू मिल गया और एफ मिल गया, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है कि एम निकालो, क्या निकालो, एम। कैसे आप सॉल्व करेंगे, एम निकालना है। एम कैसे सॉल्व किया जाए, आपके पास क्या तरीका है। एक तरीका तो हमारे पास है कि सर आपने एक फॉर्मूला में पढ़ाया था, एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, यहां से, यानी यू मुझे है मेरे पास, एफ मेरे पास है, यू तो ये रहा, और यहां से यू मेरे पास ये रहा, मिल गया मुझे, और एफ मेरे पास है,
तो यहां से मैं मिरर फॉर्मूला से दर्पण सूत्र से v निकाल लूं भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकाल लूं, और यहां वैल्यू रखूं तो मुझे m मिल जाएगा। टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, वो नहीं करना। मैं क्या करना है जिससे हमारा टाइम बचे, जो अभी पढ़ाया है मैंने। क्या आप देखिए u और f का रिलेशन कौन से फॉर्मूले में, u और f, f/f माइनस u, सिंपल। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर, आपको ये यूज नहीं करना, m बराबर f/f माइनस u, ये यूज करना है। और मैंने बताया है जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप साइन कन्वेंशन, चिन्ह पर पाटी नियम को यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे। तो f कितना है बेटा, -10। कई लड़के f की वैल्यू 10 रख देंगे, नहीं, साइन जब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको। और f कितना, अगेन -10, ये माइनस, और u कितना है, -15। देखो, -10 प्लस का 15, ये 5, 2 -2। इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। बोलो हाँ के ना, रियल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताओ। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बेटा सी ऑप्शन सही होगा, -2। बताओ क्या कोई दिक्कत, क्या समझ में आया, बताओ कितने कम समय में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन वहीं जब हम इस इक्वेशन को यूज करते, इस फॉर्मूले को कि m बराबर -v/u, तो वहां से फिर v कैलकुलेट करना पड़ता, कहां से, मिरर फॉर्मूला से, दर्पण सूत्र से, और फिर इसको, फिर तब जाके हम m निकालते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैलकुलेशन इजी कर लेंगे। ठीक है, अब इसी सवाल के अंदर u की जगह v दे रखा होता तो कौन सा यूज करते, f-v/f यूज करते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्या आप समझ पाए चीजों को, ये बताइए। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है चीजें, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक कंसेप्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ध्यान से सब चीजों को सुनना। आप लोगों ने क्लास 10th में और 12th में पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब बनने से पहले मुझे सिखाना पड़ेगा कुछ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए वो रूल्स क्या हैं इमेज के, वो रूल्स मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो पहले हम रूल एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर इमेज। ये आपने पढ़ा है, थोड़ा इसको स्पीड से पढ़ाऊंगा बेटा मैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, है ना, यहाँ पर, क्योंकि ये सब आता है हमको, बट थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ये रूल्स है बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं। किसके लिए, इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। किसके लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन। ये हम अपन पहले कनकेव मिरर की बात करेंगे, अवतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, चलो पहला रूल क्या है देखिए, आपको ये सब मैं बता चुका हूं, क्या होती है मुख्य अक्ष, ये सब क्या है, सब पता है हमें। अभी हमारे पास कनकेव मिरर है, हमने बताया था कि अंदर की साइड से इनसाइड रिफ्लेक्शन हो, उसे कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अगर बेटा किसी रे को आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालो, आप देखो दोनों समांतर हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर किसी रे को आप पैरेलल डालोगे तो वो हमेशा कहां से कट करेगी, फोकस से। ये दिमाग में सेट कर लो, कहां से कट करेगी, फोकस से, पहला रूल। तो अगर किसी लाइन को आप, किसी रे को आप, किसी किरण को आप इस मुख्य अक्ष के पैरेलल डालोगे तो वो हमेशा फोकस से कट करेगी, पहला रूल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पहला रूल है ये, रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या आता है, इसका जस्ट उल्टा। देखो रूल क्या कहता है दूसरा, इसका जस्ट उल्टा है कि अगर किसी रे को आप फोकस से डाल रहे हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, उसका जस्ट उल्टा है। पहला क्या था, अगर कोई मुख्य अक्ष की रेखा डाली जा रही है, लाइन डाली जा रही है, रे डाली जा रही है, तो वो कहां से कट हो जाती है, फोकस से। अगर कोई फोकस से डाल रहे हो तो उसके समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये दोनों ठीक है एक दूसरे के अपोजिट है, ये सेकंड रूल, कोई दिक्कत। थर्ड देखो, थर्ड रूल क्या है कि अगर किसी रे को आप
सी से डाल रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता की त्रिज्या, मतलब वक्रता का केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। भाई सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र। अगर कोई रेस सेंटर से डाली जाती है, इससे यहां से, वो जैसी गई है वो वैसे ही वापस आ जाती है टकरा के। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जैसी गई है वो वैसे ही आ जाती है। तीसरा रूल ये है। और बेटा नेक्स्ट चौथा रूल क्या है कि अगर किसी रे को आप किसी एंगल पर डालोगे, है ना, और जो लाइट आ रही है, जो रे आ रही है, लाइट आ रही है, इसे आने वाली रे को इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपतित किरण क्या है? ये इसके लिए नॉर्मल बन गया, तो ये हमेशा एंगल आई बनाएगी। और जिसने जितना एंगल बनाया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, प्रकाश के परावर्तन के नियम के हिसाब से, ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये दोनों एंगल आई और आर क्या होंगे? बराबर। अब देख सकते हैं, ये दूसरा नियम, ये चौथा है, फोर्थ। क्लियर? ये फोर्थ है। ये चार नियम है अवतल दर्पण के, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, क्लियर भाई? कोई दिक्कत, कैसी भी कोई समस्या? अब इसके बाद चार नियम हो गए पूरे, रूल्स हो गए चारों के इमेज फॉर्मेशन के। अब इमेज, अब देखो इसको समझते हैं। इमेज, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। अब यहां देखो, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। पहला क्या केस है? इसमें 6 केस पढ़ेंगे। आप पहला देखो, आपकी जो वस्तु है वो कहां रखी है? बताओ सबसे पहले कहां रखी है? कहां से आ रही है? अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है, इसका बात का मतलब है कुलदीप सर, आप कहते हैं कि 10-15 मिनट। बेटा आपके पास कोई टेक्निकल इश्यू है, क्लास ऑन टाइम चली है हमारी, क्लास फिक्स टाइम पर बेटा स्टार्ट हो गई है, ऑन टाइम। ठीक है, चलो बेटा, अगर कोई लाइट रे आती है, वो कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस बात का मतलब है कि वो लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, अनंत से। पहली बात, क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, अगर वो किसी पैरेलल है तो आपको पता है रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वो फोकस से कट करेगी। कहता है रूल नंबर 1 वो कहां से कट करेगी? फोकस से कट करेगी। इसके बाद अगर दूसरी लाइट रे को मैं डालता हूं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इमेज बनाने के लिए किन्हीं दो रे को आपस में इंटरसेक्ट यानी कट कराना पड़ेगा किसी एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर क्या बनती है? इमेज। तो एक रे तो हमने डाल दी, अब दूसरी रे को भी हमने उसके पैरेलल डाला, यानी इनफाइनाइट से आई, पैरेलल डाला। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी? फोकस से कट कर जाएगी, और जहां ये दो रे मिलती हैं वहां आपकी क्या बनती है? इमेज। तो अगर आपकी वस्तु इनफाइनाइट पर बनती है, अगर आपकी वस्तु यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर है, तो इमेज उसकी हमेशा कहां बनेगी? यहां, फोकस पर। तो कहने का मतलब क्लियर है, अगर ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर, इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? एट एफ। एफ माने फोकस, हिंदी में बेटा इसे फोकस कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन दूसरी खास बात आपको क्या समझनी है कि बेटा ये जो इमेज है जो बन रही है वो इधर साइड बन रही है ना, तो रियल की वर्चुअल कैसी इमेज? बताओ, v की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? तो बेटा नेगेटिव होगी, क्योंकि इस साइड बन रही है, क्योंकि इस साइड को हम पॉजिटिव लेते थे और इस साइड को हम नेगेटिव लेते हैं। तो कैसी बनेगी? और नेगेटिव, रियल इमेज के लिए नेगेटिव होती है v की वैल्यू। तो बेटा यहां पर जो इमेज का जो नेचर होगा बेटे वो कैसा होगा? रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। रियल माने वास्तविक होगा। दूसरी बात, इतना हमें पता लग गया, वास्तविक होगा। दूसरी बात, आप इमेज देख रहे हैं कैसी बन रही है? इनफाइनाइट पर है, तो इमेज यहां देखेंगे फोकस पर हमेशा उल्टी बनेगी। क्योंकि कहने का मतलब क्या, अगर इमेज रियल है, इस बात का मतलब है ये इमेज जो है बेटा उल्टी बनती है, इंग्लिश में से इन्वर्टेड कहा जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर जहां रियल लिखा हुआ है तो इमेज हमेशा और हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तीसरी बात, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और इमेज फोकस पर बन रही है, इस बात का मतलब है कि बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड जिसे मैं कह सकता हूं, बहुत छोटी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। भाई पॉइंट साइज जैसी बनेगी यहाँ। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बेटा क्या? डिमिनिश्ड माने छोटा और हाईली माने बहुत, तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बेटा बहुत छोटी। बोलो क्लियर है इतनी बात यहां तक? तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, आपके दिमाग में क्लियर है।
लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बोलिए। अब आप बताइए, रियल इमेज है बेटा, भाई v की वैल्यू नेगेटिव है, वो किसके लिए हुआ करती है? रियल इमेज के लिए। तो m की वैल्यू भी यहां पर क्या होगी? नेगेटिव होगी। बताओ, m की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा एक बात बताओ, m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये और बताओ। कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है बेटा m बराबर हमारे पास क्या होता है? I अपॉन ओ। अब ये तो इमेज की ऊंचाई हाइट और ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। अब बताओ कौन सी इमेज छोट मतलब इमेज की हाइट बड़ी है या ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, वो बड़ा है भाई, ये तो बड़ा है ना। और इमेज कहां बढ़नी? फोकस पर, ये तो छोटा है। और बड़े का भाग जब छोटे में देंगे आप, जैसे ऊपर ले लो मान के चलो 3 और नीचे मान लो 4, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 से छोटा। इसका मतलब है कि जो m की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और -1 के बराबर, मतलब -1 के, माइनस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और बहुत छोटा है, इसलिए m इज लेस देन 1। ठीक है, बोलो क्लियर? ये सारे पॉइंट, सारे फैक्टर क्लियर हो गए। हर केस में आपको ये सब मैं लिख देता हूं, हर एक केस में। दूसरा क्या है बेटा? देखो एक मिनट। दूसरा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, देखो दूसरा क्या केस है बेटा, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पर, अनंत फोकस पर रखा है। हुआ क्या, जब फोकस पर रखा है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? किसी रे को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो बेटा फोकस से हमेशा कट करके जाएगी। और दूसरी बात, अगर एक रे को हम यहां से क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे वैसे ही वो टकरा के वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार चली जाएगी। आप देखेंगे इन दोनों के रे के बीच की डिस्टेंस बराबर है, इस बात का मतलब ये दोनों पैरेलल जा रही होंगी। अगर बेटा ये पैरेलल जा रही होंगी मतलब इमेज कहां बन रही होगी? अनंत पर बन रही होगी, एट इनफाइनाइट। तो इमेज कहां बन रही होगी? इमेज कहां बन रही होगी? अनंत पर बन रही होगी, एट इनफाइनाइट। इमेज कहां बन रही होगी? अनंत पर। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? वस्तु कहां रखी हुई है? एट फोकस, फोकस पर। और इमेज कहां बनेगी? अनंत पर। और इमेज अनंत पर बनेगी तो बड़ी बनेगी। अब आप सोचो किधर साइड बन रही है? इधर। तो रियल की वर्चुअल। आप बताइए, तो इमेज बेटा है वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी, यानी वास्तविक बनेगी। रियल का मतलब क्या बेटा? वास्तविक। अब रियल है, आपको इतना पता लगा, वास्तविक है, तो मतलब उल्टी भी बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी? भैया अनंत पर बन रही है तो हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? बहुत बड़ी। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी। बोलो हाँ के ना? अब आपको पता है कि रियल इमेज है बेटा, तो m की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, इतना तो पता लग गया। लेकिन आप बताइए m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I अपॉन ओ। इमेज इस बार कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? छोटा है, क्योंकि फोकस पर छोटा है। अब 4 बट्टे भाई छोटा है, तो 4/3 करेंगे तो क्या होगा भाई? नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तो 1 से ज्यादा। इसका मतलब जो m होगा वो 1 से बड़ा होगा, -1। बताओ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई समस्या? एकदम क्लियर होती जा रही हैं चीजें। सेम कहानी बेटा इसमें, अब आप इसको भी आराम से चेक कर सकते हो। थर्ड केस देखते जाओ। थर्ड केस में देखो, ऑब्जेक्ट बेटा कहां है आपका? सी पर। ऑब्जेक्ट कहां है आपका? सी पर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता का केंद्र। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो अब तो समझ में आया, सी पर एक लाइट रे को पैरेलल डालेंगे, फोकस से कट करेगा। एक को सी से डालेंगे, एक अगर दूसरा, एक को ऐसे करके किसी एंगल से डालेंगे तो ऐसे करके पैरेलल हो जाएगा। फोकस से डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इतना आपको पता है, दोनों प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम। तो देखो यहां क्या होता है कि इमेज कहां पर बनती है? अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो बेटा जो इमेज बनती है, इमेज कहां बनती है? इमेज भी सी पर बनेगी। अब आप देखो इधर साइड बन रही है, मतलब रियल बनेगी कि वर्चुअल? रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। और रियल बनेगी तो उल्टी भी बनेगी, आप देख सकते हैं उल्टी बन रही है, नीचे इन्वर्टेड बन रही है। दूसरा सेम साइज की बन रही है, सेम, जितनी वस्तु साइज है उतना ही इस इमेज का, प्रतिबिंब का साइज है, तो सेम साइज की बन रही है। बोलो कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, रियल है तो बेटा m की वैल्यू तो क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की सेम है, तो m का मतलब क्या है? -1 के बराबर होगा।
बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं ना बेटा। कितने केसेस कर लिए हम लोग ने? 3 केसेस कर लिए। फोर्थ केस देखो, आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है एफ और सी के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में है। तो इमेज कहां बन रही है? सी से पीछे बनेगी। आप देख सकते हैं इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड सी, इमेज बिहाइंड सी। ठीक है, और अब सी के पीछे बनेगी, तो खास बात इधर साइड बन रही है, तो बताओ रियल की वर्चुअल? तो इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक, रियल। और रियल बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी, इनवर्टेड माने उल्टी बनेगी। अब बताओ छोटी की बड़ी? बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, यानी बड़ी बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? बड़ी बनेगी। अब आप मुझे बताइए कि जो मैग्निफिकेशन है बेटा, वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि रियल इमेज है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा रियल के लिए, मैं पढ़ा चुका हूं। अब एम क्या होता है बताओ? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब कौन बड़ी है? इमेज बड़ी है ना, ये बड़ी है। ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? छोटा है साइज उसका। अब आप बताइए ये क्या हो गया? 4/3। तो क्या हो जाएगा? एम इज ग्रेटर देन -1। सेम कहानी, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेम इस केस में, कहने का मतलब हर केस में आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो चीजों को। नेक्स्ट 5वां केस, 5th केस देखो। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? वस्तु आपकी सी से पीछे है, ये रही वस्तु। इमेज कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, सी से पीछे है। और सी से पीछे तो इमेज उसका जैसे उल्टा एफ और सी के बीच में बनेगी, आप देख सकते हैं। इमेज कहां बन रही है? इमेज बिटवीन एफ एंड सी। तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इधर बन रही है मतलब रियल, वास्तविक। और रियल है तो इन्वर्टेड। और बताओ छोटी की बड़ी? डिमिनिश्ड, यानी छोटी। डिमिनिश्ड का मतलब बेटा क्या है? छोटी। बताइए इमेज छोटी है, अब रियल है तो मैग्निफिकेशन तो कैसा होगा भाई? ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही होगा रियल इमेज के लिए। कितना होगा भाई? इमेज छोटी बन रही है तो <1। बताओ कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट बड़ा है यहाँ पे। क्लियर यहां तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप जब पहले से नहीं पढ़ोगे ना बेटा चीजों को, तो प्रॉब्लम ही आएगी आपको। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, तो बढ़िया से आपको चीजों को समझाया जा रहा है। आप पहले, अगर आप सोच रहे हैं आप सीधा आज इस लेक्चर में आके चीजों को सीख जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। आप पहले इससे पहले के लेक्चर को देखो ना, पहले के लेक्चर को देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो आप। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, ये असेप्शन केस होता है कनकेव मिरर के केस में। ये 6वां केस है बेटा। अब आप देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में, ये पोल है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड सी, ध्रुव और एफ फोकस के बीच में। तो इमेज हमेशा कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। देखो इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है? मिरर से पीछे, बिहाइंड द मिरर। और मिरर से पीछे बन रही है तो आप सोचो इधर साइड बन रही है, तो v की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इमेज वर्चुअल है कि रियल? तो ये बेटा इमेज जो है वो वर्चुअल है, आभासी। और वर्चुअल होगी तो हमेशा सीधी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट माने क्या है? सीधा। देखो सीधी बन रही है कि नहीं बन रही? इरेक्ट माने सीधी। अब आप बताओ बड़ी बन रही है कि छोटी? बड़ी बन रही है, यानी मैग्नीफाइड। अब इमेज बड़ी बन रही है और आपका पता है कि अगर ये वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होगा। और क्या होगा? इमेज बड़ी है तो ग्रेटर देन +1। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ? ये असेप्शन केस है, ये इकलौता ऐसा केस है। आपने जितने भी केस देखे ध्यान से चीजों को समझ लो। मैं सीधा स्पष्ट कर दूं, जितने भी अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का मतलब बेटा क्या है? कनकेव मिरर का मतलब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा है जो आपको वर्चुअल इमेज दे रहा है। मतलब ये 2 टाइप की इमेज हमें देता है, ये ध्यान से देख लो बेटा। एक तो हमें देता है वास्तविक
यानी रियल का मतलब वास्तविक, और एक देता है हमें वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी, वर्चुअल का मतलब आभासी, और रियल का मतलब बेटा वास्तविक। बेटा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमें कनकेव मिरर देता है। वर्चुअल हमें कब देता है? जब ऑब्जेक्ट जो बेटा कहाँ रखा रहता है, हमेशा वस्तु कहाँ रखी रहती है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, तब ही देता है। और आपको पता है बेटा, अगर वर्चुअल होगा तो ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा वर्चुअल होगा तो ये सीधी इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी सीधी, ये ध्यान रखना। और अगर रियल है तो हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। आपने पढ़ा सभी केसेस के अंदर इन्वर्टेड बन रही है, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल है तो हमेशा सीधी बनेगी। लेकिन रियल के साथ अगर आप इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर इमेज हमेशा छोटी भी बन रही है, डिमिनिश्ड भी बन रही है, यानी छोटी भी बन रही है, बड़ी भी बन रही है, और सेम आकार यानी सेम साइज की भी बन रही है। तीनों केस यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन बेटा वर्चुअल के केस में आप देखेंगे जो इमेज है वो बड़ी बन रही है, यानी कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। इसका मतलब यहां पर देखिए रियल है तो मैग्निफिकेशन हमेशा रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है, और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ के ना। और वर्चुअल के लिए बेटा v की यानी इमेज डिस्टेंस, वस्तु की दूरी भी पॉजिटिव होती है, और रियल के लिए बेटा v की वैल्यू नेगेटिव होती है। आपने देखा, एक एक चीज को रिवाइज करा रहा हूं, जब इमेज छोटी बनती है, जब इमेज कैसी बनती है, हाइट उसकी छोटी होती है बेटा, मैंने मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये, ठीक है। और अगर बड़ी बनती है तो क्या होता है, ये, और सेम आकार की होती है तो बेटा क्या बनता है, ये। यहां बड़ी बनती है तो यहां बड़ी बनती है तो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन +1। आपको एक एक चीज जो जितना मैंने पढ़ाया वो सब कुछ एक ही बार में यहां एक्सप्लेन कर दिया है। इन चीजों को ध्यान रखना, ये ध्यान से। क्लियर है, सब कुछ एकदम क्लियर है? बताओ यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? अवतल दर्पण की इमेज फॉर्मेशन में, प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बनने में कोई दिक्कत? बताओ। क्लियर बेटा, यहां तक कोई समस्या किसी को भी, कोई दिक्कत? आपको जो मैंने लिखाया है आपको सब कुछ एक पीडीएफ में यहां भी मिल गया है, आपको जो एक है ना, यहां भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है प्रकाश, चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्वेक्स मिरर पर, उत्तल दर्पण पर। पहले हम वही उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी फिर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इमेज कैसी बने, मैग्निफिकेशन कैसा बनता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम क्लियर होगी इन चीजें, सब कुछ एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम पहले पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। मैंने क्या पढ़ाया था उत्तल दर्पण, बताइए क्या पढ़ाया था? बाहर से जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका पहला रूल देख लीजिए बेटा, ये रूल नंबर 1। ये रूल मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, क्या पढ़ा रहा हूं, ये रूल है इनके इमेज के, कैसे रूल बनते हैं देखो। अगर किसी रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे तो ये क्या करता है, ये टकराता है, रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तित सतह, तो जाके ये ऐसे करके डाइवर्ज कर देता है। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि कनकेव मिरर जो होता है बेटा वो कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी दर्पण होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है उत्तल दर्पण, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे टकराएगी तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, समझ रहे हो। और वो क्या करता था, कनकेव लाइट को कन्वर्ज करता था, समझ रहे हो मेरी बात, ये भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, चलो अब जैसे ही क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो होता क्या है, हमें ये प्रतीत होता है कि जो लाइट है ना हमारी, यहां फोकस से आ रही होती है। सेम कहानी अगर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी लाइट को डाइवर्ट कर देते हो, हम मुझे प्रतीत होगा ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, सिंपल कहानी। अगर आप इसके बीच में से कोई रे डालोगे तो आपको ये जो रे है बीच में से जो डाल रहे हो,
ये रेस के ऐसा प्रतीत होगा कहाँ से आ रही है, सी से। यहाँ भी सेम ऐसा प्रतीत होगा, इसके बीच में से कोई रे डालोगे वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ सी से आ रही है। ठीक है, पहला रूल आपको समझ में आ गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो दूसरा रूल देखिए, इसका दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, ये देखो, अगर कोई लाइट रे ऊपर से डालते उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा, अगर किसी लाइट रे को इस तरीके से ऊपर से डालते हो तो वो क्या है, इससे टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, उसका जस्ट उल्टा पैरेलल हो जाएगी एकदम। और मुझे क्या प्रतीत होगा, ये जो लाइट डाली है ऊपर से, ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। और इसके बीच में से कोई रे डालोगे तो मुझे प्रतीत होगा वो कहां से आ रही है, सी से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो पहला क्या था, अगर पैरेलल डालोगे तो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, और ऐसे किसी एंगल पर डालोगे तो पैरेलल कर जाएगी, सिंपल। ठीक है, थर्ड रूल देखो क्या है, अगर किसी लाइट रे को आप यहां से सीधे ऐसे डाल रहे हैं और मुझे यहां से प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इसका मतलब वो टकराएगी, और टकराने के बाद सीधा जैसे लाइट रे आई टकराई तो वापस हो जाएगी, लाइट रे आई और वापस हो गई, तो मुझे क्या प्रतीत होगा, ये कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सी से आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये तीसरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखो, ये फोर्थ, अगर किसी लाइट रे को मैं इस तरीके से इसके पोल पर, ये पोल है इसका, डालता हूं किसी एंगल पर, तो ये जितना एंगल बना है तो उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा फॉलो को। ठीक है, कोई दिक्कत? ये चौथा है, ये चार रूल है बेटा। अब इन चारों रूल से इसकी इमेज फॉर्मेशन बन जाती है, ये रहा इमेज फॉर्मेशन, देख लीजिए इसकी, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन। देखो कैसे, आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपको कहां रखा है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, तो हमेशा लाइट रे कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब आपको पता है पैरेलल जाएगी तो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज करेगा लाइट को ऐसे करके, और मुझे पता है लाइट रे कहां से आ रही होगी, फोकस से। सेम कहानी, इमेज कहां बन रही होगी, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फानाइट पर, तो इमेज कहां बनती हुई प्रतीत होगी मुझे, कहां बन रही होगी, यहां। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सा फंडा समझ में आ गया बेटा, इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इस केस में, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। अब बताओ, छोटी बन रही है कि बड़ी, फोकस पे तो हमेशा छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी, यानी डिमिनिस्ड। अब मुझे बताओ, छोटी के साथ साथ ही वर्चुअल बनेगी कि रियल, मतलब आभासी बनेगी कि वास्तविक, तो इधर बन रही है मतलब कैसी बनेगी, आभासी। ठीक है, आभासी बनेगी और छोटी बनेगी, इतनी बात कोई क्लियर, कोई दिक्कत? तो आभासी के लिए तो मुझे इतना समझ में आ गया कि v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और v अगर पॉजिटिव होगा तो m की वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी। बताओ, कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत कैसी भी? क्लियर है? चलो, और मैंने क्या बताया है कि अगर जब आभासी बनेगी यानी वर्चुअल बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, सीधी भी बनेगी ना, इरेक्ट। सीधी का मतलब क्या है, इरेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब छोटी बनेगी इमेज तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन +1 बनेगा, क्योंकि बहुत छोटी बनेगी, ऐसे करके लेस देन +1 बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? चलो
चलो देखो नेक्स्ट, दूसरा इमेज फॉर्मेशन देखो दूसरा। देखो ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, मिरर से पीछे की तरफ रखा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलेगा बेटा भी। तो बिहाइंड द मिरर यहां रखा है, सिंपल सा है। अगर किसी लाइट रे को, ध्यान से देखो, बिहाइंड द मिरर रखा है, अगर किसी लाइट रे को मैं यहां से देखो, आप लाइट रे देखो इस तरीके से डालूंगा तो लाइट को डाइवर्स करेगा और मुझे प्रतीत होगा ये लाइट कहां से आ रही है, फोकस से। और अगर मैं यहां से एक लाइट रे को डालूं यहां से, तो मुझे प्रतीत होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और दो रे इस पॉइंट पर आके कट करेंगी। तो मुझे पता है कि इमेज हमारी पोल और फोकस के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। ठीक है, और इधर साइड बनेगी तो कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। तो सिंपल सा है। तो ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, दर्पण से पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। अब आपको पता है जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है। ठीक है, और वर्चुअल मतलब आभासी, और इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी, और कैसी बनेगी, छोटी, डिमिनिस्ड बन रही है। डिमिनिस्ड मतलब छोटी। तो बार बार हम इसकी हिंदी लिख चुके हैं बेटा। ठीक है, इरेक्ट माने सीधी, वर्चुअल माने बेटा आभासी। अब आप मुझे मैग्निफिकेशन बताइए, आवर्धन क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वी हमारे लिए बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा आभासी के लिए। तो एम भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये छोटी बनेगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, लेस देन +1। आ गया मैग्निफिकेशन, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, यानी ये दोनों केसेस भी मैंने यहां पर आपको, ठीक है, दोनों केसेस यहां पर भी आपके पास है। तो कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या था, देखो उत्तल दर्पण में क्या था, कन्वेक्स मिरर में क्या है वो देख लो। कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। ये आपने देखा बेटा कि ये जो है उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, आपको वर्चुअल देगा हमेशा। यानी वर्चुअल का मतलब आभासी देगा। ये हमें हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। अगर ये वर्चुअल बनेगी तो हमें पता है ये इमेज हमेशा सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और आपने देखा दोनों केसेस के अंदर इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनी है। एक में हाईली डिमिनिश्ड, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, डिमिनिश्ड बनी तो छोटी है ना। तो अब हमें पता है अगर अगर इसकी वैल्यू वर्चुअल है, मतलब अगर इमेज वर्चुअल है तो वेलोसिटी यानी सॉरी जो v होगा इमेज डिस्टेंस वो तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब m मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता भी पॉजिटिव होगी। इतनी बात क्लियर है। और यहां से मुझे पता लग रहा है अगर ये छोटी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो +1 के बराबर होगी। ठीक है, +1 के छोटी होगी, लेस देन +1। कोई दिक्कत, क्लियर। क्लियर, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, चलो। तो कहने का मतलब यहां से हमें सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक और बचा है आपके, इसका लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, देखो एक चीज देख लो बस नोट डाल के, लास्ट टॉपिक बचा है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश के परावर्तन का। फील्ड व्यू मतलब दृश्य क्षेत्र ऐसे बोल सकता हूं, फील्ड व्यू। अगर मैं आपके सामने मिरर रखता हूं, कनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण, और एक रखता हूं मैं उत्तल दर्पण, ये। अब बताइए किसका फील्ड व्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। फील्ड व्यू का मतलब क्या है, अगर आप देखें, अगर मैं लाइट रे यहां पर डालता हूं, इसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, ऐसे करके। एक लाइट डाली यहां से तो लाइट को कन्वर्ज कर देगा और यहां इमेज बनाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है उसको बढ़िया से देख लेगा। अगर आप ध्यान से देख पाए, इसका जो फील्ड व्यू है वो लगभग इतना है, इतना। अगर यहां देखें तो हुआ क्या कि अगर यहां मैं लाइट को डालता हूं, अगर यहां से मैं, एक मिनट,
क्योंकि जो कन्वेक्स दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, उसका काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना। ये सबसे बड़ी बात है, इसका काम क्या है, लाइट को डाइवर्ज करना। और कनके मिरर, अवतल दर्पण यानी कनके मिरर, इसका काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना। इसलिए मैंने पढ़ाया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको समझो। इसका फील्ड व्यू इतना है, ये क्या है इसका फील्ड व्यू, यानी फील्ड व्यू का मतलब हो गया कि ये इतने फील्ड को, इतने ही क्षेत्र को देख पाएगा। यानी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, इन दोनों में किसका फील्ड व्यू ज्यादा होता है, अब बताइए किसका ज्यादा होता है। बताओ किसका ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूं, एक लाइट अगर मैं ऐसे डालूं तो लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा ऐसे करके, लाइट को क्या करेगा, ये ऐसे करके डाइवर्ज कर देगा। ऐसे ही मैं यहां एक लाइट रे डालता हूं, ये लाइट को क्या कर देगा, ऐसे करके डाइवर्ज कर देगा। आप देखो, अगर फील्ड व्यू देखोगे तो किसका ज्यादा है, क्योंकि इसका काम क्या है, लाइट को डाइवर्ज करना। अब बताइए किसका फील्ड व्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ये है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी लेंस नहीं मिरर, यानी अपसारी दर्पण। क्लियर है कहानी। इसका मतलब, अब मैं इसके उदाहरण आपको समझाता हूं, दोनों के यूज कहां होते हैं। आपने देखा है कि आपकी जो बाइक होती है उसके साइड में जो शीशे लगे रहते हैं, वो कौन से होते हैं, ये वाले कि ये वाले, वो ये वाले रहते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों, आप देखते होंगे उसमें बहुत छोटा छोटा दिखता होगा, लेकिन पीछे तक का दिखता होगा, उसका भाई फील्ड व्यू ज्यादा है। तो जो साइड में जो व्हीकल के साइड मिरर होते हैं, वहां ये यूज होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो डेंटिस्ट होता है, आपके दांत को जैसे देखता है, यहां से एक शीशा लगा के रखता है, मिरर, दर्पण, तो आपके दांत को जूम करके देख लेता है, क्योंकि उसका फील्ड व्यू कम है, वो जूम करके देखेगा। तो इसका बेसिकली अवतल दर्पण का काम क्या होता है, इसका काम होता है जूम करके देखना, बड़ा बड़ा करके देखना, जूम करके, और इसका काम है बहुत दूर तक के एरिया को देखना। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत। ठीक है, अब जैसे एटीएम वगैरह में कौन सा लगा रहता है, एटीएम जैसे बाहर आपके एटीएम, कोई सी बैंक का एटीएम होता है तो बाहर लगे रहते हैं, ताकि वो ज्यादा एरिया को कवर कर पाए, ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाए। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई 10 मंजिल बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में सिक्योरिटी पर्पज के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, ये। भाई बड़ा एरिया चाहिए ना कैमरे को, उसको मिरर को क्या है, बड़ा एरिया चाहिए ताकि हम देख पाए, वो वहां ये लगा रहता है। तो बड़े एरिया में, बड़े एरिया को यूज करने के लिए इसका, इस मिरर का यूज होता है। समझ पा रहे हो ना। तो बेटा यूज कहां कहां है इसका, वो देख लेते हैं। ये जो यूज होगा कहां, यूज इन सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज बोल सकता हूं, लाइक एटीएम, एटीएम में, या फिर बिल्डिंग में, एक्सेट्रा, जहां भी सिक्योरिटी का काम होगा वहां ये यूज होगा, पहला। और कहां यूज होता है ये वाला मिरर, साइड मिरर इन व्हीकल। ठीक है, तो जो व्हीकल वाहन होते हैं उनमें साइड साइड में लगने वाले शीशे में इसका यूज होता है।
ठीक है। अगर इसका यूज देखेंगे आप, इस वाले दर्पण का, ये यूज कहां होता है? डेंटिस्ट मिरर, जो दांत देखने वाला डॉक्टर, उसे डेंटिस्ट कहा जाता है, वहां यूज होता है ताकि वो जूम करके दिखा पाए, क्योंकि इसका एरिया क्या है, फील्ड व्यू क्या है, कम है, जूम करके दिखा पाए। सेविंग, आप सेविंग करते हो तो सेविंग करने में ताकि जूम करके आप देख पाए बढ़िया से, छिल ना जाए, तो सेविंग मिरर। ठीक है, कोई मूवी देखना या कोई गाना देखना, उसमें आपको दिखता होगा ऐसे करे सेविंग करते हुए है ना, तो जूम करके दिखाई देता है। तो बेसिकली इनका यूज यहां पर होता है। ये रिफ्लेक्टर की यूज होता है, जो लाइट लगी रहती है रोडों पे रिफ्लेक्टर के तौर पर, ताकि ज्यादा एरिया को कवर कर लें, तो लाइट में भी यूज होता है ये। तो कहने का मतलब जो ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करेगा वहां ये होगा, और जहां जूम करके दिखाना है कम एरिया को, वो ये होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ पाए होंगे मेरी बात को। हेडलाइट में क्या होता है, पीछे हेडलाइट लगी रहती है, उसमें क्या होता है, लाइट को डाइवर्ट करेगा, तो वहां ये रहेगा हेडलाइट के अंदर। ठीक है। टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में डाइवर्ज करता है, कौन सा लेगा, जिसका फील्ड व्यू ज्यादा होगा, ये। आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा पूरी तरीके से होता है समाप्त, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का समापन होता है। अब मैं आपको क्या करूंगा, आपको कल डीपीपी में देने वाला हूं डेली प्रैक्टिस सीट। बेटा 2 सीट दूंगा, लेवल 1 और लेवल 2। वो जो सीट होंगी आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, विद आंसर सीट होंगी, है ना, आंसर की भी आपको मिलेगी। और इसके बाद हम कल एक नया चैप्टर फिर शुरुआत करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और परेशान मत होइए, जो पहली वीडियो नहीं चल रही है ऑप्टिक्स का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो जो नहीं चल रही है बेटा, टेक्निकल इश्यू है, बहुत जल्दी ये सही होगा, 3 से 4 दिन लग सकते हैं हार्डली, ये सही हो जाएगा, परेशान मत हो। हालांकि पीडीएफ अपलोडेड है, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपने लेक्चर देखे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट आज के लेक्चर में आए, तो देखो आज चैप्टर खत्म हो गया, आप पहले के 3 सेशन आपने देखे नहीं, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, स्वाभाविक सी बात है। भाई आपने 1600 की रनिंग की तैयारी करी नहीं और सीधा जाके मैं आपको ग्राउंड में उतार दूं, भाग पाओगे क्या? नहीं, प्रैक्टिस भी तो करोगे ना पहले से, उसके लिए 1-2 महीना। तो पहले के सेशंस नहीं देखोगे तो कैसे चीजें समझ में आएंगी? आसान चीज है, लेकिन पहले अगर कंसेप्ट को पहले ऑप्टिक्स 1 एंड 2 एंड 3 से सीखोगे तो अब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कल यार आपको ऑप्टिक्स की आपको डीपीपी मिलेंगी दोनों, फिर कल हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ऑन टाइम।